नमस्कार साथियों, जारी करते हैं अपने सफर को। पिछली क्लास से आगे बढ़ते हैं जहां अपन डील कर रहे थे डेवलपमेंट में 12th डे 12वां दिन। हल्की सी इंफॉर्मेशन पिछले 2 लेक्चर्स की, क्योंकि आज जो तीसरा लेक्चर है वो भी पिछले 2 का कंटिन्यूएशन है। जायगोट डेवलपमेंट का पार्ट 3 अपन आज डील कर रहे हैं 12th डे के साथ। एकदम अपने दिमाग को ब्लैंक करके कंसंट्रेट करके याद करें, इस सफर में 12वें दिन तक पहुंचे हैं जो अपन, उससे पहले क्या माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। फर्स्ट डे आपने देखा था प्रेग्नेंट फीमेल की लाइफ स्टार्ट होती है जब फलोपियन ट्यूब में जायगोट बनता है। जायगोट के बाद में नेक्स्ट वन अपन ने स्ट्रक्चर मोरुला देखी, 16 सेल स्ट्रक्चर। वो मोरुला जब यूटेराइन कैविटी में आ जाता है, वहां पे नया नाम मिला उसको ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट। डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता गया। दिन आया 8वां। 8वें दिन काफी सारी और परतें बनने से सिंसाइटियो, साइटो, वेंट्रल, डोर्सल ऐसे नामों से हमारी मुलाकात हुई। आफ्टर दैट प्रीवियस लेक्चर के एंड में हम आ गए थे अपने 12th डे पे, तो उसी 12th डे को कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में भी। 12th डे का जो डेवलपमेंट है अपने अंदर ऐसे माइलस्टोन लेके आएगा जिससे प्रेगनेंसी की सारी बेसिक स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें दिखाई देने लग जाएगी। जी हां, एक बार फिर आपको याद दिलाऊं, आपसे मैंने एक डिस्कशन किया था कि एक प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस के अंदर कितनी स्ट्रक्चर होती हैं। जहां अपन ने देखा था प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में प्लेसेंटा, अम्बलाइकल कोड, फीटस, एमनियोटिक कैविटी ऐसे नाम होते थे। तो आज 12वें दिन बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होंगे जिनसे उन सारी चारों बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने में अपन कैपेबल हो पाएंगे। और जैसा कि पता यह भी है हमें कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन में जो दिन सेलेक्ट किए थे उसमें ये लास्ट दिन है अपने पास, 1st, 4th, 5th, 8th, 12th, तो 12वां दिन है। तो आ जाइए कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस लेक्चर में दिए गए नॉलेज से अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में 12th डे के रिगार्डिंग कुछ बात की जा सकी थी। इसी सिचुएशन पे आपको रोक करके गए थे जहां आपको यह समझाया गया था 12वें दिन जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनने वाली है उस स्ट्रक्चर का सबसे पहला नाम क्या डिक्लेयर किया था अपन ने? विलाई डिक्लेयर किया था। जी हां, विलाई को समझाया गया था। विलाई क्या होता है? प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? मदर और फीटस का कनेक्शन होता है। वहां अपन देखेंगे मदर जो है उसमें यूट्रस की इनरमोस्ट लेयर जो एंडोमेट्रियम होती है, प्रेगनेंसी में नाम दिया गया था उसको डेसिडुआ। वो डेसिडुआ, वो एंडोमेट्रियम अपने अंदर रखती है न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन दिया जाता था ब्लड वेसल्स की ब्रांचेस से। न्यूट्रिशन अवेलेबल है डेसिडुआ में मदर के पास। उसे रिसीव करने के लिए बच्चे की जो सिंसाइटोसाइटो नाम की लेयर्स थी, उन लेयर्स ने बनाया ये विलाई 12वें दिन। तो 12वें दिन मिलने वाला सबसे पहला माइलस्टोन हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में भी आ गया था, नाम था उसका विलाई। 12th डे ये जो विलाई मिलता है, इस विलाई का नाम होता है स्टेम विलाई। जी हां, 12वें दिन मदर और फीटस को आपस में कनेक्ट करने वाली ये स्ट्रक्चर जिसका विलाई नाम रखा गया है, उसे और प्रॉपर नाम दिया जा रहा है स्टेम विलाई। याद हो आपको तो डिस्कशन हम ये कर रहे थे कि विलाई का फंक्शन है, विलाई का वर्क है मदर की डेसिडुआ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करके फीटस के पास अवेलेबल करवाए। वहां चर्चा में मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट्स की शर्त यह होती है कि हम आए हैं ब्लड वेसल्स से निकल के, तो फीटस के पास भी जब ब्लड वेसल्स बनेगी तभी उसमें एक्चुअल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होगा। विलाई मदर से तो 12वें दिन न्यूट्रिएंट्स लेके आ गया, पर फीटस को 12वें दिन वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं करवा पाया क्योंकि फीटल ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ था। तो हमारी चर्चा यह थी कि फीटल ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। आइए करते हैं कंटिन्यू उसी चैप्टर में। तो अब हम यहां देखते हैं
विलाई जो होता है उसमें 3 ब्रांचें होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। विलाई अपनी ब्रांचेस बनाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और ये ब्रांचेस कैसे बन रही है उस सीरीज को समझते हैं अपन विद लॉजिकल। तो बड़े गौर से देखें, हम बोल सकते हैं, हम यहां पर पढ़ रहे हैं फीटल ब्लड वेसल्स, हमें फॉर्म करनी है फीटल ब्लड वेसल्स। पता भी रहे हमें इसका डेवलपमेंट क्यों करना है, हमें हमारे डेवलपमेंट में फीटल ब्लड वेसल्स को फॉर्म करना है। फीटल ब्लड वेसल्स बनेगी तभी विलाई के अंदर जो मदर की तरफ से आया हुआ न्यूट्रिएंट है वो फीटस को अवेलेबल हो पाएगा। ब्लड वेसल्स कैसे फॉर्म होती है उसे अपन सामने अब बोर्ड पर देखने जा रहे हैं। तो उस कैटेगरी में मैं बताता हूं, ह्यूमन बीइंग, इंसानों के अंदर जो ब्लड वेसल्स बनती है वो मीजोडर्म जर्म लेयर से बनती है। जी हां, जर्म लेयर। जर्म लेयर इंसान के अंदर 3 होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ब्लड वेसल्स बोल रही है, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वेन हो, या कैपिलरीज हो, या लिम्फ हो, सारी ब्लड वेसल्स का निर्माण मीजोडर्म से होता है। अब अपन देखेंगे क्या हमने हमारे डेवलपमेंट में मीजोडर्म को डेवलप किया था। ऐसा याद करेंगे तो पता चलेगा हमने एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये तो बनाई थी 8वें दिन वेंट्रल डोर्सल से। हमने एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो बनाई थी 8वें दिन वेंट्रल डोर्सल से, पर मीजोडर्म नाम नहीं आया था। तो मीजोडर्म का डेवलपमेंट बाकी है। फिलहाल एक शर्त कि यहां पर ब्लड वेसल्स ने कहा मेरा फॉर्मेशन होता है मीजोडर्म से, और आप मीजोडर्म बनाइए तो मैं अपने आप बन जाऊंगी। तो बात करते हैं मीजोडर्म के डेवलपमेंट को, कि पहले मीजोडर्म बनाते हैं, ब्लड वेसल्स अपने आप बन जाएगी। मीजोडर्म की जब भी बात चलती है तो उसका एक नेचर होता है। जनरल बात करें, एक्टो बाहर वाली, एंडो अंदर वाली, मीजो बीच वाली। मीजोडर्म लेयर कैसी दिखती है तो उसके लिए अपने को अपने माइंड में एक फीलिंग करनी होगी कि मीजो कैसे दिखेगी। एक्टो के लिए बोलेंगे बाहर तो मजबूत होती होगी, एंडो अंदर है बहुत सॉफ्ट होती होगी, मीजो बीच में कैसी होती होगी तो मीजोडर्म होती है रबड़ जैसी, इलास्टिक जैसी, जेली जैसी। अब जेली कैसी होती है, चिपचिपी होती है, लसलसी होती है, सूगली होती है। जी हां, ये नाम है। ऐसे नाम दिमाग में मेमोराइज करेंगे तो एक इमेज बना पाएंगे मीजोडर्म होती कैसी है। तो मीजोडर्म रबड़ जैसी, इलास्टिक जैसी, जेली जैसी, चिपचिपी, म्यूकस जैसी, सूगली सी होती है। तो मीजोडर्म को बनाने के लिए भी ऐसा ही मटेरियल चाहिए होता है जो चिपचिपा लसलसा हो। उस मटेरियल को बोलते हैं मीजेनकाइमा। जी हां, एक और नाम, ऐसा मटेरियल कहलाता है मीजेनकाइमा, और वही मीजेनकाइमा आगे जाकर डेवलप करती है मीजोडर्म को। तो हमें यहां देखने को मिल रहा है कि हमारे पास मीजोडर्म का निर्माण किससे होगा, मीजेनकाइमा से। तो जैसे जैसे पता लगाते जाएंगे अपने पास टारगेट खुलते जाएंगे। याद कीजिए हमें बनाना क्या है, ब्लड वेसल्स बनानी है। ब्लड वेसल्स किससे बनेगी, मीजोडर्म से बनेगी। मीजोडर्म किससे बनेगी, मीजेनकाइमा से बनेगी। मीजेनकाइमा क्या होता है, मीजेनकाइमा एक जेली या म्यूकस की तरह दिखने वाला मटेरियल। मीजेनकाइमा जेली या म्यूकस की तरह दिखने वाला मटेरियल जो आगे जाकर के मीजोडर्म का निर्माण करता है। अब आते हैं फिर से मीजेनकाइमा कब आएगी। तो याद रहे कि अपन पढ़ रहे हैं 12th डे का डेवलपमेंट। तो बिल्कुल मीजेनकाइमा भी कब आना शुरू होगी, 12th डे। किससे आती है तो गौर से सुनिएगा। इस वाले में वापस से आते हैं। ये अपने पास जो लेयर है सिंसाइटो साइटो, ये दोनों परत, सिंसाइटो मल्टीन्यूक्लियस, साइटो मल्टीसेल्यूलर, ये जो दोनों परतें हैं इनमें जो कोशिकाएं हैं, जो सेल हैं, वो अपना सिक्रिएशन रिलीज करती हैं और उन्हीं सिक्रिएशन को मीजेनकाइमा कहा जाता है। सिंसाइटो और साइटो यही दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं मीजेनकाइमा बनाने के लिए 12वें दिन। सिंसाइटो साइटो खुद कौन से दिन बने थे,
8वें दिन। और ये दोनों मटेरियल मीसेनकाइमा कब निकाल रहे हैं? 12वें दिन। तो डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देख लेते हैं अपन, मटेरियल बना देते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से, ये जो मैं बना रहा हूं ये बता रहा है इसका बिखरा हुआ नेचर, चिपचिपा नेचर, लसलसा नेचर, सूगला नेचर, रबड़ के जैसा, इलास्टिक के जैसा। ये मटेरियल मैंने बना दिया। इस मटेरियल को मैं कह सकता हूं, इसका नाम है मीसेनकाइमा। तो मीसेनकाइमा कौन बनाता है? सिंसाइटोसाइटो। मीसेनकाइमा कौन से दिन आती है? 12वें दिन। तो 12वें दिन देखें, सिंसाइटोसाइटो ने एक चीज ऊपर निकाली, एक चीज नीचे निकाली। ये रहे सिंसाइटोसाइटो। 12वें दिन ऊपर क्या निकाला इन्होंने? ये रहा निकाला ऊपर स्टेम विलाई। और 12वें दिन नीचे क्या निकाला? नाम क्या दिया? मीसेनकाइमा। तो 12वें दिन हमारे पास डेवलपमेंटल कैटेगरी में 1 नंबर दिया था विलाई को, और 2 नंबर दे देते हैं अपन। क्या नाम आ गया? मीसेनकाइमा। हमारे पास ये बन गया। अब आगे बड़ा सिंपल है, मीसेनकाइमा से मीजोडर्म बन जाएगी, मीजोडर्म से ब्लड वेसल्स बन जाएगी। तो यहां पर डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं कि इस मीसेनकाइमा ने आगे जाकर के मीजोडर्म बना दी, और इस मीजोडर्म ने आगे जाकर के अपने पास ब्लड वेसल्स बना दी। जैसे ही ब्लड वेसल्स बन जाएगी, जैसे ही ब्लड वेसल बन जाएगी, तो हमें हमारा टारगेट याद आ जाएगा कि टारगेट था कि मदर की डेसिडुआ में जो न्यूट्रिएंट है विलाई के द्वारा जो लाए जा रहे हैं बच्चे को मिल जाएं। तो क्या करना पड़ेगा? विलाई को वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए विलाई की 3 ब्रांचें बता रखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ब्रांच कैसे होगी? विलाई अभी सिंसाइटोसाइटो से ही निकल रहा है और उसे जाना है नीचे ब्लड वेसल्स के पास तक। तो वहां तक पहुंचने के लिए और 3 परतों से गुजरना पड़ेगा। अभी वाला विलाई, स्टेम विलाई, सिंसाइटोसाइटो से निकल रहा है, पर ब्लड वेसल्स तक पहुंचने के लिए और 3 से गुजरना पड़ेगा। रास्ते में पहली मीसेनकाइमा आएगी, फिर मीसेनकाइमा से बनने वाली मीजोडर्म आएगी, और लास्ट के अंदर ब्लड वेसल्स आएंगी। तो नाम है 3 कि विलाई को, स्टेम विलाई को कितनी परत के बाद में ब्लड वेसल मिलेगी? जवाब है 3। रास्ते में पहला कौन आएगा? मीसेनकाइमा, दूसरा मीजोडर्म, तीसरा ब्लड वेसल। तो आइए उसके अकॉर्डिंग ब्रांच करते हैं। ब्रांचिंग कैटेगरी में अपन देखते हैं, पहली ब्रांच मीसेनकाइमा में, दूसरी ब्रांच मीजोडर्म में, तीसरी ब्रांच ब्लड वेसल में। ब्रांच किसकी है? स्टेम विलाई की। पहली ब्रांच मीजोडर्म में, दूसरी ब्रांच पहली मीसेनकाइमा में, दूसरी मीजोडर्म में, तीसरी ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल्स तक जब इसकी तीसरी ब्रांच पहुंचती है, वो दिन होता है हमारे पास 21st डे। 21st डे। जबकि ये स्टेम विलाई यहां से न्यूट्रिशन जो लेके आया था, वो मेरे पास दिन कौन सा था? 12th डे। इस लॉजिक को समझेंगे कि मदर ने अपनी तरफ से डेसिडुआ के थ्रू विलाई को न्यूट्रिशन दिया 12वें दिन, पर उस विलाई ने अपना न्यूट्रिशन फीटल की ब्लड वेसल में ट्रांसफर किया 21वें दिन, क्योंकि ब्लड वेसल को बनने में लगते हैं 21 दिन। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फीटल ब्लड वेसल कौन से दिन बनती है? 1 लाइन में आंसर देना हो तो आंसर है अपने पास कौन सा डे? 21st डे। डेवलपमेंटल डेज के अंदर एग्जामिनर आपसे सारे एमसीक्यू डेज के हिसाब से ही पूछना शुरू करेगा। आपसे पूछेगा सिंसाइटोसाइटो कब बनती है? जवाब देना होगा 8वें दिन। स्टेम विलाई कब बनता है? जवाब देना होगा 12वें दिन। मीसेनकाइमा कब बनती है? जवाब देंगे 12वें दिन। फीटल ब्लड वेसल कब बनती है? जवाब देंगे 21वें दिन। मां ने विलाई को न्यूट्रिशन कब दिया? जवाब देंगे 12वां दिन। विलाई ने बच्चे को न्यूट्रिशन कब दिया? आएगा जवाब अपने पास 21st डे। तो 21st डे फीटल ब्लड वेसल बन गई है और न्यूट्रिशन बच्चे को ट्रांसफर होने लग गया है। इस बेस पे 2 सर्कुलेशन निकल के आते हैं। कौन कौन से? पहला, मां और विलाई के बीच
सर्कुलेशन, दूसरा विलाई और फीटस की ब्लड वेसल के बीच में यह सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है? सर्कुलेशन का मतलब होता है मटेरियल एक्सचेंज। सर्कुलेशन का मीनिंग होता है मटेरियल एक्सचेंज। तो मदर ने तो अपनी तरफ से एक्सचेंज कौन से दिन शुरू कर दिया था? 12वें दिन। पर बच्चे के साथ एक्सचेंज करने में कितने दिन लग गए? इसको 21वां दिन। बच्चे के साथ एक्सचेंज करने में लग गए 21 दिन। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे दो सर्कुलेशन। पहला सर्कुलेशन किस किस के बीच? विलाई और मदर। दूसरा सर्कुलेशन किसके बीच? विलाई और फीटस। विलाई और मदर में एक्सचेंज कब शुरू हो गया था? 12वें दिन। विलाई और बच्चे में कब शुरू हुआ? 21वें दिन। यह अंतर क्यों आया? सेम सेम डे क्यों शुरू नहीं हुआ? क्योंकि सेम सेम डे बच्चे के पास ब्लड वेसल नहीं थी। विलाई किसकी यूनिट होती है? प्लेसेंटा की। तो इस बेस पे दो सर्कुलेशन के नाम निकल के आएंगे। एक सर्कुलेशन का नाम होगा मां और प्लेसेंटा। जवाब आएगा यूट्रोप्लेसेंटल। यहां पर यूट्रो का मतलब यूट्रस है और यूट्रस का मतलब डेसिडुआ से है। यूट्रो का मतलब यूट्रस है, यूट्रस का मतलब डेसिडुआ से है। प्लेसेंटल का मतलब विलाई से है। तो डेसिडुआ और विलाई इन दोनों के बीच का संघर्ष कौन से दिन स्टार्ट हो गया था? 12वें दिन। बात नंबर 2 करते हैं, दूसरी वाली। यहां लिखा मैंने फीटो प्लेसेंटल। फीटो प्लेसेंटल में मीनिंग निकालें। फीटो का मतलब है फीटल ब्लड वेसल। फीटो का मतलब है फीटल ब्लड वेसल। और प्लेसेंटल का दोबारा मतलब किससे है? विलाई से। तो विलाई और बच्चे की ब्लड वेसल में एक्सचेंज कब शुरू हुआ था? हमने पढ़ा है जब वेसल बनी थी। कौन सा दिन? 21वां दिन। और सामने बोर्ड पर जो ये दो चीजें लिखी हैं ये हमारे पास प्लेसेंटा सर्कुलेशन में आगे पढ़ेंगे, उसके पार्टीशन है। प्लेसेंटा सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है? प्लेसेंटा सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? यूट्रोप्लेसेंटल और फीटोप्लेसेंटल। यूट्रोप्लेसेंटल और फीटोप्लेसेंटल। यूट्रोप्लेसेंटल कौन से दिन शुरू हो गया? 12वें दिन। फीटोप्लेसेंटल कौन से दिन शुरू होगा? 21वें दिन। 21वें दिन फीटोप्लेसेंटल शुरू होगा क्योंकि ब्लड वेसल कब बनती है? 21वें दिन। और ये वो जगह हैं जो आपके लिए 5 स्टार MCQ लेके आता है। फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होगा? 21वें दिन। फीटल ब्लड वेसल कब बनेगी? 21वें दिन। विलाई की टर्शरी ब्रांच, विलाई की टर्शरी ब्रांच कौन से दिन आएगी? 21वें दिन। तो कुल मिला के बार बार फेमस होता जा रहा है 21वां दिन। कौन सा दिन? 21वां दिन। अब आपको मैं कहूं प्रेग्नेंट हुए 21 दिन हो गए हैं, फर्टिलाइजेशन हुए 21 दिन हो गए हैं। फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं कंसेप्शन। तो 21 दिन हो चुके हैं। तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताना सही है या गलत है। मैंने स्टेटमेंट लिखा 21st डे पोस्ट कंसेप्शन। 12वें दिन का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं पर मिल रही है एक बहुत ही विशेष इंफॉर्मेशन 21वें दिन के बारे में। मैं लिखता हूं 21st डे पोस्ट कंसेप्शन। तो बताइए फीटल एज और गेस्टेशनल एज क्या होगी? 21st डे पोस्ट कंसेप्शन सामने बोर्ड पर है। पूछ रहा हूं फीटल एज और गेस्टेशनल एज क्या होगी? हम जानते हैं पोस्ट कंसेप्शन को ही फीटल एज बोलते हैं। आप बता दीजिए वीक में। तो 21st डे का मतलब है 3 वीक। और ये एज कौन सी है? फीटल एज। क्योंकि पोस्ट कंसेप्शन और फीटल एज एक ही बात है। और अब बहुत सिंपल सी चीज हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है कि फीटल एज दे करके गेस्टेशनल एज पूछ ले तो जवाब क्या देना है। फीटल एज पूछ करके गेस्टेशनल एज पूछे तो जवाब क्या देना है? 2 जोड़ने होते हैं। तो 3 वीक फीटल एज। तो गेस्टेशन के वीक कितने बोल सकते हो? 5 वीक। 5 वीक गेस्टेशन। इन पे मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर जो हेडिंग डली हुई है बच्चे की ब्लड वेसल वो बनी है 21वें दिन। और सवाल यहां से 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला, फीटल ब्लड वेसल कब बनती है?
जवाब 21 दिन। दूसरा, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है? 21वें दिन। तीसरा, इसी सर्कुलेशन के स्टार्ट होने से, इसी ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन होने से वहां बच्चे में बोलते हैं पहली बार डेवलप होती है फीटल हार्ट बीट। सर्कुलेशन के स्टार्ट होने से बच्चे में पहली बार डेवलप होती है हार्ट बीट। यह हार्ट बीट बच्चे में डेवलप हुई है, इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। फीटल हार्ट बीट को लेकर के आपसे बहुत अच्छे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एक होता है कि वो बच्चे में डेवलप कब होती है, दूसरा होता है कि हम उसे कब देख पाएंगे। हम थोड़ा लेट देखेंगे, 10 वीक के लगभग, पर बच्चे ने खुद ने डेवलप कब कर ली, तो जवाब देना होता है 21वां दिन। अब 21वां दिन आपसे 3 तरीके से पूछ सकता है, या तो बोलेगा 21st डे पोस्ट कंसेप्शन, या आपसे पूछेगा 3 वीक फीटल एज, या फिर बोलेगा 5 वीक गेस्टेशन। एक ही चीज के 3 नाम निकल के अपने पास आ जाते हैं। फीटल ब्लड वेसल कब बनती है, फीटल हार्ट बीट कब डेवलप होती है, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब शुरू होता है, तीनों का एक ही जवाब है 21वां दिन। उस 21वें दिन को और कितने तरीके से बता सकता है, 3 वीक फीटल एज के या 5 वीक गेस्टेशन के। तो हमारे पास 12th डे के डेवलपमेंट में अभी तक अपन ने जो देखा वो इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, 12वें दिन बनने वाली फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, जवाब देंगे विलाई। वो विलाई किसने बनाया, सिंसाइटो और साइटो ने। विलाई का नाम क्या है, स्टेम विलाई। वो विलाई क्या काम करता है, मदर से न्यूट्रिशन लेता है, बच्चे को न्यूट्रिशन देता है। मदर से न्यूट्रिशन कौन से दिन लेता है, जवाब है 12वें दिन। बच्चे को न्यूट्रिशन कब देता है, जवाब है 21वां दिन। बच्चे को न्यूट्रिशन 21वें दिन क्यों दिया, 12वें दिन क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक बच्चे में क्या नहीं थी, ब्लड वेसल। तो बच्चे की ब्लड वेसल कब बनेगी, 21वें दिन। ब्लड वेसल बनेगी तो कौन सा सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। और इसी सर्कुलेशन के स्टार्ट होने से बच्चे में क्या डेवलप हो जाएगी, फीटस की हार्ट बीट। ये 21 दिन हुए, फीमेल को प्रेग्नेंट हुए, तो 21st डे पोस्ट कंसेप्शन को और क्या बोल सकते हैं, 3 वीक फीटल एज या 5 वीक गेस्टेशन एज। हमारे पास 12वें दिन और इंपॉर्टेंट चीज क्या आई थी, मीजेनकाइमा। 12वें दिन हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या आई थी, मीजेनकाइमा। ये मीजेनकाइमा किसने बनाई थी, सिंसाइटो साइटो ने। सिंसाइटो साइटो ऊपर क्या निकालता है, विलाई, नीचे क्या निकालता है, मीजेनकाइमा। मीजेनकाइमा क्या है, मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, चिपचिपा है, लसलसा है, गोंद जैसा है, म्यूकस जैसा है, जेली जैसा है, रबड़ जैसा है, इलास्टिक जैसा है। ये काम आएगा। अब 12वें दिन में आगे पढ़ते हैं। 2 इंफॉर्मेशन के बाद 21वां दिन बीच में आ गया था नॉलेज देने के लिए, पर 12वें दिन में फिर कंटिन्यू करते हैं। हमें 12वें दिन अभी तक 2 इंपॉर्टेंट चीज मिली है। एक का नाम मेंशन कर रखा है बोर्ड पे विलाई, दूसरे का नाम मेंशन कर रखा है बोर्ड पे मीजेनकाइमा। आते हैं नंबर 3 पे। इधर देखें, ये अपने पास जो मीजेनकाइमा है, ये रही मीजेनकाइमा। ये मीजेनकाइमा क्या है, नीचे की तरफ लटक जाती है। जैसे आपको नेचर भी बताया मैंने, गोंद जैसा चिपचिपा है, तो गोंद का एग्जांपल ले लो। गोंद की डब्बी एक ग्लू है, उस ग्लू को आप यदि ऊपर से नीचे टपकाएंगे तो पानी की तरह रफ्तार बन के नीचे नहीं आएगी, वो कैसी हो जाती है, लटक जाती है। जीवन में आपका सामना बहुत सारे चिपचिपे पदार्थों से हुआ होगा। हाँ, वो सोच सकते हैं आप, जो आपके दिमाग में चल रहा है अभी, हमें हमारे जीवन में बहुत सारे चिपचिपे पदार्थ देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोंद। हाँ, मैं वो नहीं बोलने वाला था। तो वो चिपचिपे पदार्थ लटक जाते हैं। जी हां, लटकना जरूरी है क्योंकि आगे कुछ होने वाला है। तो ये मीजेनकाइमा नीचे की तरफ ऐसे लटक जाता है। लटकना कहलाता है हैंगिंग, और चिपचिपा पदार्थ है जेली की तरह, तो जम भी जाता है। लटकना और जमना, हैंगिंग एंड कंडेंसेशन। ऑथेंटिक बुक के अंदर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लिखा होगा हैंगिंग एंड कंडेंसेशन, और लोकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे मेरे से तो नाम आएगा लटकना और जमना। मीजेनकाइमा का लटकना और जमना, हैंगिंग एंड कंडेंसेशन भी 12वें दिन होता है। जी हां, ये जो चीज बन रही है, इस करामाती चीज का नाम होता है बॉडी स्टॉक।
तो देखें 12वें दिन अपने पास आइटम नंबर 3, ये जो चीज लटकी है इसका नाम है बॉडी स्टॉक। बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो क्यों है तो अभी बता दूं। एक अपन पढ़ते हैं अम्बिलिकल कोड, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये बॉडी स्टॉक फ्यूचर में क्या बनाएगी, अम्बिलिकल कोड। तो 12वां दिन हमारे लिए बहुत विशेष होता जा रहा है। सबसे पहले विलाई बनाया, भविष्य का प्लेसेंटा, फिर अपन ने बनाया मीजनकाइमा, और फिर इसी 12वें दिन क्या बनाया अपन ने, बॉडी स्टॉक। और यही बॉडी स्टॉक फ्यूचर में जाकर के क्या डेवलप करता है, अम्बिलिकल कोड। आपसे पूछे अम्बिलिकल कोड किससे बना है, जवाब देंगे बॉडी स्टॉक से। बॉडी स्टॉक क्या होता है, मीजनकाइमा का हैंगिंग एंड कंडेंसेशन। मीजनकाइमा का हैंगिंग एंड कंडेंसेशन, मीजनकाइमा कौन से दिन बना था, 12वें दिन ही बना था। बनाया किसने, सिंसाइटो ने। चलिए बॉडी स्टॉक बन गया, तीसरी इंफॉर्मेशन आई है। अब आगे लास्ट करते हैं। जैसे ही ये बॉडी स्टॉक जम जाता है, याद होना चाहिए नीचे की तरफ अपने पास ये दो हैं, वेंट्रल और डॉर्सल, 8वें दिन आए हुए, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। वो क्या करता है, बॉडी स्टॉक इन दोनों के सराउंड में एक कैविटी बनाता है और उस कैविटी को खुद से कनेक्ट कर लेता है। नीचे की तरफ जो दो दिखाई दे रहे हैं, वेंट्रल डॉर्सल, इनके चारों ओर कैविटी बनाएगा और खुद को कनेक्ट कर लेगा। मैं वो कैविटी ड्रॉ कर देता हूं, देखें, एक कैविटी डॉर्सल पे और एक कैविटी वेंट्रल पे, दो कैविटी बनी है। और ये दोनों कैविटियां जुड़ी किससे हुई है, बॉडी स्टॉक से। कैविटियों का बढ़ना और उनका जुड़ जाना भी 12वें दिन होता है। तो 12वें दिन दो कैविटी बनी है, वो कौन कौन सी है उसको मैं नोट डाउन करता हूं, लिख देता हूं। अपने पास दो कैविटी बनेगी, पहली कैविटी डॉर्सल के दोनों चारों तरफ, दूसरी कैविटी वेंट्रल के चारों तरफ। याद होना चाहिए डॉर्सल वेंट्रल को एक्टो एंडोडर्म में क्या कहते हैं। जो डॉर्सल होता है बाहर वाला, वो कौन सी लेयर होती है, एक्टोडर्म। जो वेंट्रल होता है अंदर वाला, वो लेयर कौन सी होती है, एंडोडर्म। तो यहां बनने वाली कैविटी अब मैं लिख रहा हूं, जो बाहर की तरफ कैविटी बनती है वो बनती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस कैविटी, नाम बोर्ड पे लिख दिया, एमनियोटिक कैविटी। और एंडो की तरफ जो कैविटी बनती है उस कैविटी का नाम लिख दिया योक सैक। मजे वाली बात, ये टैलेंट भी देख रहे हैं अपन कौन से दिन, 12वें दिन। तो 12वें दिन मैं आपको बता रहा हूं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, एक बार फिर नोट कर लें। 12वें दिन बना मीजनकाइमा, वो मीजनकाइमा नीचे लटक करके बनाया बॉडी स्टॉक। उस बॉडी स्टॉक ने नीचे की तरफ वेंट्रल डॉर्सल के चारों तरफ बनाई कैविटी और जोड़ लिया खुद से। दो कैविटी बनी है, जो वेंट्रल की तरफ बनी है, जो अंदर की तरफ बनी है, जो एंडोडर्म वाली है, नाम योक सैक। जो डॉर्सल की तरफ बनी है, जो बाहर की तरफ बनी है, जो एक्टोडर्म वाली है, नाम एमनियोटिक कैविटी। तो दो कैविटी और बन गई। तो 12वें दिन अब तक कुल चीजें कितनी बन गई, नंबर 1 कौन था, विलाई, नंबर 2 मीजनकाइमा, नंबर 3 बॉडी स्टॉक, नंबर 4 योक सैक, नंबर 5 एमनियोटिक कैविटी। तो ये सभी स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है 12th डे। और इन सब स्ट्रक्चर को एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूं एक वेल सेटल्ड डायग्राम में। तो डायग्राम देखिए, ये जो वेल अरेंज है, मिक्स नहीं किया गया है। एक बार इस पूरे डायग्राम पे कंसंट्रेट कर लें आप सभी जने। जो अपन ने 12वें दिन में जितनी भी बातें पढ़ाई हैं वो सारी बातें इस डायग्राम में समराइज होकर के आ रही हैं। देखें जो पढ़ा वो मिला या नहीं मिला। नंबर 1, ऊपर की तरफ डेसिडुआ, डेसिडुआ में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कौन लाया, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की ब्रांच के नाम स्पाइरल आर्टरीज, एक चीज। नंबर 2, यहां न्यूट्रिशन लेने के लिए कौन आता है, विलाई, विलाई का नाम स्टेम विलाई। बात करें नीचे कितनी ब्रांचें हैं, सबसे पहले वाली परत सिंसाइटो,
उसके नीचे साइटो, दोनों ने क्या बनाया? मीजेनकाइमा। मीजेनकाइमा भविष्य में मीजोडर्म, मीजोडर्म भविष्य में ब्लड वेसल, ये वाला सेगमेंट। फिर क्या बताया मैंने? ये मीजेनकाइमा नीचे लटक जाता है, जम जाता है, क्या बनाता है? बॉडी स्टॉक। बॉडी स्टॉक कौन से दिन? 12वें दिन। भविष्य में क्या बनाएगा? अम्लाइकल कोड। नीचे क्या बनाएगा? कैविटी। कितनी कैविटी? 2 कैविटी। ये डोर्सल के दोनों तरफ कौन सी कैविटी? एमनियोटिक कैविटी। वेंट्रल के चारों तरफ कौन सी कैविटी? योक सैक नाम की कैविटी। तो 12वें दिन में जितने भी नाम आपके सामने आए हैं, जिनके नाम थे विलाई है, सिंसाइटोसाइटो से बनने वाली मीजेनकाइमा है, हमारे पास स्टेम विलाई है, नीचे की तरफ बॉडी स्टॉक है और एमनियोटिक कैविटी योक सैक है, ये सारी स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है 12वें दिन। खत्म करते हैं 12वें दिन को एक और लास्ट नाम के बारे में बता करके, जो आपके बोर्ड पे जाना जा रहा है इस नाम से, कोरियन। ओबीजी में फीटस के बारे में इंफॉर्मेशन रखने वाले 2 नाम सुनते हैं, एमनियन कोरियन, कोरियन एमनियन। तो एग्जैक्टली ये कोरियन क्या है, कहां होता है? तो सामने देखें, हमारे पास ऊपर की तरफ ये जो 5 नाम हैं, सिंसाइटियो, साइटो, मीजेनकाइमा, मीजोडर्म, ब्लड वेसल, ये जो अपने पास 5 नाम हैं, इन 5 में से शुरुआत के 3, बिल्कुल इन 5 में से शुरुआत के 3 को एक साथ बोलते हैं कोरियन। ये देखिए कोरियन, कोरियन में सिंसाइटो भी आ गया, साइटो भी आ गया, मीजेनकाइमा भी आ गया। तो कोरियन इज इक्वल टू सिंसाइटो, साइटो, मीजेनकाइमा। सिंसाइटो, साइटो, मीजेनकाइमा को एक साथ आप क्या कह सकते हैं? कोरियन बोल सकते हैं। बार बार अलग से 3 परतों के नाम बताना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि एक साथ हम उन्हें बोल पाएंगे कोरियन। ये अपने पास 12th डे का डेवलपमेंट था। सारे डेज के डेवलपमेंट को मेमोराइज करें। पहले दिन हमारे पास कौन होता है? जाइगोट। पहली बार डिवीजन करके कितनी सेल बनाता है? 2 सेल। 2 सेल का नाम क्या होता है? ब्लास्टोमियर। उसके बाद दिन आता है चौथा। चौथे दिन बनने वाले स्ट्रक्चर का नाम मोरुला। मोरुला का डेफिनेशन 16 सेल स्ट्रक्चर। यह मोरुला यूटेराइन कैविटी के अंदर आ जाता है। कैविटी में एंडोमेट्रियम से वाटर एब्जॉर्ब किया, क्या बनाया? ब्लास्टुला। उसी ब्लास्टुला का नाम क्या दिया? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में कुछ पोर्शन बाहर है, आउटर सेल मास, कुछ अंदर है, इनर सेल मास। बाहर वाले का नाम ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाले का नाम एम्ब्रियोब्लास्ट। नेक्स्ट आता है 8वें दिन। 8वें दिन यही ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट डिवाइड होकर 2-2 बनाते हैं। ट्रोफोब्लास्ट से सिंसाइटियोसाइटो, एम्ब्रियोब्लास्ट से वेंट्रल डोर्सल। डेवलपमेंट में याद रहे, हमें पूरा फीटस नहीं बनाना। फीटस को बनाने के लिए जो चाहिए वो बनाना है, जिनका नाम है जर्म लेयर। जर्म लेयर होती है 3, एक्टो, एंडो, मीजो। वेंट्रल और डोर्सल ने बनाया एंडोडर्म और एक्टोडर्म। फिर आ गया हमारे पास दिन 12वां। 12वें दिन अपन ने पढ़ा कि न्यूट्रिशन ट्रांसफर करने के लिए कौन स्ट्रक्चर बनती है? विलाई। विलाई का नाम स्टेम विलाई। स्टेम विलाई बनाया किसने? सिंसाइटोसाइटो ने। न्यूट्रिशन कौन से दिन ऊपर मिलेगा? 12वें दिन। क्या 12वें दिन नीचे बच्चे को मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन से दिन मिलेगा? 21वें दिन। 21वें दिन क्या क्या बनता है? फीटल ब्लड वेसल, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, फीटल हार्ट बीट, और 21st डे ऑफ प्रेगनेंसी को क्या बोल सकते हैं? 3 वीक फीटल एज, 5 वीक गेस्टेशनल एज। 12वें दिन ही हमें अगला कौन मिला था? मीजेनकाइमा। उसी मीजेनकाइमा ने 12वें दिन नीचे क्या बनाया? बॉडी स्टॉक। वही बॉडी स्टॉक फ्यूचर में क्या बनाएगा? अम्लाइकल कोड। यही बॉडी स्टॉक नीचे की तरफ वेंट्रल डोर्सल के चारों तरफ कौन सी कैविटी बनाता है? एमनियोटिक कैविटी और योक सैक बनाता है। तो यहां तक अपन एक ओवरव्यू लें और फिर सुने मेरी अगली बात। एक प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में जितने भी स्ट्रक्चर होती है, क्या वो सब हम बना पाए या नहीं? जी बिल्कुल बना पाए। कैसे? तो देखें इस कंडीशन को। यूटेराइन कैविटी है, प्रेग्नेंट फीमेल है। यूटेराइन कैविटी है, प्रेग्नेंट फीमेल है।
जितनी स्ट्रक्चर होती है सामने बोर्ड पर है, हमको उन सभी स्ट्रक्चर के बारे में पता है या नहीं वो देखते हैं अपन। तो अटेंशन से देखें, यूटेराइन कैविटी में यूट्रस की जो ये वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, हम प्रेगनेंसी में उसे डिक्लेयर करते हैं डेसिडुआ। तो देखें ये अपने पास डेसिडुआ है, हमें पता है। नेक्स्ट वन, उस डेसिडुआ से न्यूट्रिशन लेने के लिए बच्चा आता है, डेसिडुआ से न्यूट्रिशन लेने के लिए बच्चा आता है और बच्चा अपनी तरफ से किसे निकालता है, इसे अपन जानते हैं कौन है, ये विलाई। ये विलाई स्टेम विलाई है और इस विलाई की 3 ब्रांचें हैं। क्या हमने विलाई के बारे में पढ़ लिया? हां पढ़ लिया। विलाई कौन सा दिन बनता है? 12वें दिन। सबसे पहले बनने वाला विलाई कौन होता है? स्टेम विलाई। विलाई की कितनी ब्रांचें होती हैं? 3 ब्रांच। कौन सी ब्रांच का संबंध ब्लड वेसल से होता है? टर्शरी ब्रांच से। विलाई के बारे में जानते हैं। अब विलाई निकलता किससे? नीचे बच्चे से। बच्चे में लेयर कौन कौन सी? सिंसाइटो, साइटो, मीजनकाइमा, ऐसे करके वहां सिखाया मैंने। सिंसाइटो, साइटो, मीजनकाइमा को एक साथ क्या कहते हैं? कोरियन। तो बिल्कुल ये वाली जो चीज है वो नाम क्या हो गया? कोरियन। मैं बता रहा हूं कि एक प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में जितनी बेसिक स्ट्रक्चर होती है, क्या हम सब उन सभी स्ट्रक्चर को बताने में समर्थ हैं या नहीं? तो बोर्ड पे नाम अभी 3 लिखे हैं, ऊपर की तरफ डेसिडुआ, नीचे की तरफ कोरियन और बीच में विलाई। इन तीनों को एक साथ बोलते हैं प्लेसेंटा। इन तीनों को एक साथ बोल सकते हैं प्लेसेंटा। आपसे पूछेगा प्लेसेंटा में क्या होता है? ऊपर की तरफ डेसिडुआ, नीचे की तरफ कोरियन और बीच में विलाई। आगे बढ़ते हैं। क्या इस रस्सी को अपन जानते हैं? यह रस्सी कौन है? अम्लाइकल कोड। क्या हम अम्लाइकल कोड बना पाए हैं? जी बिल्कुल बना पाए हैं, क्योंकि अम्लाइकल कोड को बनाता कौन है? बॉडी स्टॉक। अम्लाइकल कोड का फॉर्मेशन कौन करता है? बॉडी स्टॉक। क्या हमने हमारे डेवलपमेंट डेज में बॉडी स्टॉक पढ़ा? जी पढ़ लिया। बॉडी स्टॉक कौन से दिन? 12वें दिन। कौन बनाया? मेसेनकाइमा। कौन सी वाली मेसेनकाइमा? जो नीचे की तरफ लटक गई थी और जम गई थी। आगे बढ़ते हैं। उस अम्लाइकल कोड या बॉडी स्ट्रक्चर ने कितनी कैविटी बनाई थी? 2 कैविटी, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक। तो वहां पे ये है 12वें दिन जो एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक बनते हैं उनका आकार एक समान होता है, लेकिन फीटल डेवलपमेंट एमनियोटिक कैविटी में होने के कारण एमनियोटिक कैविटी बड़ी हो जाती है। शुरुआत में दोनों कैविटी एक समान थी, पर फीटल डेवलपमेंट एमनियोटिक कैविटी में होता है तो एमनियोटिक कैविटी बड़ी हो जाती है और जो बची हुई दूसरी कैविटी थी जिसका नाम क्या था? यॉर्क सैक, वो छोटी हो जाती है। क्या हमने एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है? जी हां बिल्कुल ले ली है। एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक कौन से दिन बनते हैं? 12वें दिन बनते हैं। किसकी कृपा से बनते हैं? बॉडी स्टॉक की कृपा से बनते हैं। क्या ये दोनों कैविटी शुरुआत से छोटी बड़ी होती है? एक जैसी होती है। शुरुआत में एक जैसी होती है, बाद में छोटी बड़ी होती है। बच्चे वाली कैविटी एमनियोटिक कैविटी, बड़ी वाली साइड में छोटी सी यॉर्क सैक। अब ये अंदर कौन है? बच्चा। क्या हमें बच्चा बनाना था? जी नहीं, हमें बनानी थी जर्म लेयर। जर्म लेयर कितनी होती है? 3। तो देखते हैं, नाम लिखा, एक जर्म लेयर एक्टो, एक जर्म लेयर एंडो और एक जर्म लेयर मीजो। क्या हमने हमारे डेवलपमेंट डेज के अंदर एक्टो, एंडो, मीजो तीनों का नाम ले लिया? तो याद करें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म कौन से दिन? 8वें दिन। एक्टोडर्म और एंडोडर्म कौन से दिन? 8वें दिन। और मीजोडर्म को किसने बनाया? मेसेनकाइमा ने, जो कब आई थी? 12वें दिन। तो मीजोडर्म कब बनेगी? 12 दिन के बाद। एक्टोएंडो कब बनेगी? 8वें दिन। मीजो कब बनेगी? 12 दिन के बाद। तो लास्ट में कौन सी बनी? मीजोडर्म। ये सारी कहां पर है तो देख लें। एक्टो कौन सी कैविटी में होती है? एमनियोटिक कैविटी में। एंडो कौन सी में होती है? यॉर्क सैक में। मीजो किसके पास से आ रही है? मेसेनकाइमा से। तो तीनों जर्म लेयर जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो डेवलपमेंट हो जाता है फीटस का। तीनों जर्म लेयर जब एक जगह कलेक्ट हो जाती है तो डेवलपमेंट हो जाता है फीटस का। तो जायगोट डेवलपमेंटल डेज 1 से लेके 12 तक जितनी इंफॉर्मेशन, जितने माइलस्टोन,
जितने नए नए नाम आए हैं वो सभी ये सब बनाने में कैपेबल हो पाए हैं। एक प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में प्लासेंटा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, फीटस होता है, एमनियोटिक कैविटी होती है। सारी चीज सामने बोर्ड पर मेंशन है, एक एक को हमने पढ़ लिया है। यूट्रस की दीवार का नाम डेसिडुआ, न्यूट्रिशन लेने वाले का नाम विलाई, विलाई को निकालने वाले का नाम कोरियन, कोरियन ने नीचे निकाला अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की बड़ी वाली कैविटी एमनियोटिक कैविटी, छोटी वाली कैविटी यॉर्क सैक। बच्चा जो बैठा है बना है जर्म लेयर से, जर्म लेयर होती है 3, 8वें दिन आती है 2, नाम है एक्टो एंडो, और मीजो आती है 12वें दिन के बाद, और तीनों मिलकर बच्चा बनाती है कहां पे? एमनियोटिक कैविटी में। तो ये सारे माइलस्टोन की समरी वाला डायग्राम सामने बोर्ड पर आपके मेंशन है। पहला दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 8वां दिन, 12वां दिन। अब हम यहां पे पढ़ते हैं इन्हीं 12 दिन के बीच में आने वाले 2 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। सामने बोर्ड पे हेडिंग मेंशन करता हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई सारे सवालों को एक साथ लाने वाला। इम्प्लांटेशन, काफी अच्छे एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पोर्शन से अराइज होते हैं। नाम लिखा है इम्प्लांटेशन। क्या क्या बताते हैं इसके बारे में, तो एक पहले सुने बात को, फिर सामने बोर्ड पे देखते हैं। इम्प्लांटेशन का मीनिंग क्या होता है, टॉपिक के रेफरेंस से आपको बताता हूं। जनरली इम्प्लांट टॉपिक के बाहर जाएं तो अलग अलग प्रकार का होता है। मेडिसिन में किसी भी मेडिसिन को, इंजेक्शन को, ट्रांसमीटर को शरीर के अंदर रोप देना, इम्प्लांट लगा दिया। ऑर्थोपेडिक के अंदर फ्रैक्चर बोन को रिमूव करके डिवाइस को फिट करना, इम्प्लांट लगा दिया। सीधा अपन बॉटनी में आ जाएं, एक जमीन में पेड़ को लगाना, पौधा रोपण करना, इम्प्लांटेशन करना। तो इम्प्लांट का कहीं ना कहीं मतलब यह निकल के आ रहा है कि फिक्स कर देना शरीर में किसी डिवाइस को, मिट्टी में किसी पौधे को, शरीर में किसी डिवाइस को ताकि वो शरीर को फंक्शनिंग में ला सके, मिट्टी में किसी पौधे को ताकि वो हरियाली ला सके। यहां क्या मीनिंग है, यहां इंप्लांटेशन का हमारे टॉपिक में रेफरेंस क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो अलग अलग जायगोट की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, अलग अलग जायगोट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, वो भी घूम रही हैं। कभी एम्पुला में घूम रही है, कभी फैलोपियन ट्यूब में घूम रही है, कभी यूटेराइन कैविटी में घूम रही हैं। तो उन सबको घूमते हुए को फिक्स कीजिए। जी हां, इम्प्लांट का मतलब फिक्स कर दो, और फिक्स कहां कर दो, जहां से न्यूट्रिशन लगातार मिलता रहे। हमने पढ़ा है बच्चे को न्यूट्रिशन देने का एकमात्र जरिया कौन है, डेसिडुआ, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन किसके पास पड़ा है, डेसिडुआ के पास। तो उसी यूट्रस की एंडोमेट्रियम जिसे बोल रहे हैं डेसिडुआ, वहां जाकर के फिक्स हो जाने वाले प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। तो हमारे टॉपिक के रेफरेंस से इम्प्लांटेशन का मीनिंग समझें। इम्प्लांटेशन का मतलब है घूमती फिरती जायगोट की संरचनाओं का परमानेंटली न्यूट्रिशन पाने के लिए यूट्रस की दीवार पे फिक्स हो जाना, क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए वर्ड यूज लेते हैं, इसे बोल सकते हैं फिक्स हो जाना, रहने लग जाना, और रहने लग जाने को कह सकते हैं अपन निडेशन। रहने के लिए, खाने पीने के लिए फिक्स ठिकाना ढूंढ लेना कहलाता है निडेशन। निडेशन का मतलब नेस्ट से भी होता है, नेस्ट का मतलब घोंसला होता है, घोंसले का मतलब जहां पे आराम से पशु पक्षी रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। हम हमारे घर में रहते हैं, वो हमारा निडेशन है। तो इम्प्लांटेशन में बच्चा भी रहने के लिए आ गया है। कहां रहने के लिए आ गया है, यूटेराइन कैविटी में रहने के लिए आ गया है, क्या बोलेंगे, निडेशन। नंबर 1 चीज। नंबर 2, डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो हल्का सा कह सकते हैं ये यूटेराइन कैविटी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये भटकता हुआ
आशिक है, भटकता हुआ प्राणी है, और ये हमारे पास न्यूट्रिशन है। तो यहां पे क्या होगा, बच्चा डायरेक्टली यूट्रस की दीवार से नहीं चिपकता है, पहले वो जायगोट में यहां था, फिर मोरुला में यहां था, फिर ब्लास्टुला में यहां था, ये भटक रहा है और यहां जाएगा, इस जगह पहुंचेगा तो फिक्स होगा। तो जायगोट के डेवलपिंग स्टेज का न्यूट्रिशन के पास जाना मतलब एक प्रकार की अपन बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन जर्नी है। जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा होता है। ये यात्रा कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। कहां जाने के लिए कर रहा है, न्यूट्रिशन के पास जाने के लिए। आपसे पूछे जर्नी का रीजन क्या है, इम्प्लांटेशन का बेसिक पर्पस क्या है, तो पर्पस का रीजन देना है, द बेसिक पर्पस ऑफ इम्प्लांटेशन इज न्यूट्रिशन। मदर के पास न्यूट्रिशन भरा पड़ा है, वो बोल रही है आजा आजा। बच्चा जाना चाहता है न्यूट्रिशन को, क्योंकि न्यूट्रिशन क्या करेगा, खाजा खाजा, तो वो वाली बात चलने वाली है। इम्प्लांटेशन, निडेशन, रहने के लिए जगह ढूंढना, एक प्रकार की जर्नी है, और कारण क्या है इसका, न्यूट्रिशन। अब आते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू बनता है पहला, फर्स्ट एमसीक्यू ये है, इम्प्लांटेशन शुरू कौन करता है। जायगोट के डेवलपमेंटल स्टेजेस आपने पढ़ ली है, तो वो कौन सी स्टेज है इम्प्लांटेशन शुरू करेगी, तो डेफिनेटली बात ये है इम्प्लांटेशन वही शुरू करेगा जो कैविटी के अंदर मिलेगा। और कैविटी के अंदर मिलने वाली फर्स्ट स्ट्रक्चर अपने पास कौन सी होती थी, ब्लास्टुला। तो इम्प्लांटेशन स्टार्ट करने वाली सेल का नाम क्या है, ब्लास्टुला। ज्यादा एक्सप्लेन की नीड ना पड़े कि ब्लास्टुला को ही क्या कहते हैं अपन, ब्लास्टोसिस्ट। अब याद करें ये ब्लास्टुला खुद कौन से दिन बना था, पढ़ाई करी है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जवाब आने चाहिए। ब्लास्टुला खुद कौन से दिन बना था, 5वें दिन। तो 5वें दिन खुद बना है, उसके बाद जर्नी शुरू करेगा। मैं कैविटी में आ गया, मैं बन गया, अब मैं शुरू करता हूं ये ऐसी यात्रा जो मुझे ले जाए उस मंजिल पे जहां मिलता है खाना। तो बात आती है इम्प्लांटेशन की ड्यूरेशन, कब से कब तक। तो इम्प्लांटेशन 6ठे दिन लगभग शुरू होता है और 11वें दिन लगभग पूरा हो जाता है। रेंज आती है अपने पास में, रेंज बोल दी 6th to 11th डे। इम्प्लांटेशन स्टार्ट लगभग होता है 6ठे दिन और कंप्लीट लगभग हो जाता है 11th डे। यहां से फिर एमसीक्यू है कि इम्प्लांट होने में पूरा समय कितना लगा। शुरू कब हुए थे भैया, 6ठे दिन शुरू हुए थे, खत्म कब हो गया भैया, 11वें दिन खत्म हो गया। आप मुझे बताइए पूरा समय कितना लगा डेज में, तो करते हैं 11 में 6, कितना टाइम बताएं, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन। दिखाई दे रहा है कितने हो गए ये, 6 दिन। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ इम्प्लांटेशन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ इम्प्लांटेशन इज 6 डे। जो बोर्ड पे रेड मार्क में है वो आपके लिए एकदम अलर्ट वाली घंटी है एमसीक्यू की, बाकी इंफॉर्मेशन ब्लैक मार्कर से भी दी जा रही है। तो इम्प्लांटेशन में कुल समय कितना लगा, 6 दिन का लगा। अब आगे और बताते हैं इम्प्लांटेशन का नेचर। नेचर का मतलब यहां पे यह है कि बच्चा जो दीवार के चिपक रहा है वो उस तरफ चिपकने जा रहा है कि फिक्स होने जा रहा है, दोनों में अंतर है। यह यूट्रस की दीवार है और यह ब्लास्टोसिस्ट है या ब्लास्टुला है। यह यूट्रस की दीवार है, यह ब्लास्टुला है। तो ब्लास्टुला इम्प्लांटेशन में यूट्रस की दीवार से चिपकने जा रहा है या फिक्स होने जा रहा है, दोनों में अंतर क्या था। जब मैं चिपक रहा था मैं ऊपर ऊपर था, अदरवाइज मत लेके जाना। जब मैं चिपक रहा था तो ऊपर ऊपर था, जब मैं फिक्स हुआ तो अंदर तक गया। नेचर पूछता है एग्जामिनर कि चिपके रहे कि अंदर भी गए, तो हां, जब फिक्स वाली बात चलेगी तो हम अंदर भी जाएंगे, और अंदर का मतलब है डीप। तो इम्प्लांटेशन का नेचर सुपरफिशियल होता है या डीप, तो आंसर देंगे डीप। ऑप्शन 2 हो सकते थे, सिर्फ टच करके भाग के आ जाता तो सुपरफिशियल, और अंदर जाकर पूरा धमाका करके आता तो आंसर डीप। और डीप का मतलब है टिश्यू के अंदर तक घुस जाना, तो नेचर हो गया इंटरस्टिशियल।
कितना प्यारा प्रोसीजर है ये इम्प्लांटेशन, जो अपने बारे में छोटी छोटी बहुत सारी सूचनाएं लगातार आपको दिया जा रहा है। डीप इंटरस्टिशियल। अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज कि आप यूट्रस की एंडोमेट्रियम को टच नहीं करके आए, अंदर तक घुस गए। अब जब अंदर गए हैं तो आपने तोड़ फोड़ तो मचाई है। अंदर जाने के लिए बाहर की दीवारों को तोड़ना फोड़ना पड़ता है। यूटेराइन एंडोमेट्रियम की वाल, जो सुपरफिशियल वाल है, उसे आप डैमेज करेंगे तभी तो आप अंदर जाएंगे। तो जब डैमेज करते हैं तो वहां पे माइनर ब्लीडिंग होती है। जब इंप्लांटेशन में सुपरफिशियल लेयर को डैमेज करके आप डीप जाते हैं तो वहां पे माइनर ब्लीडिंग होती है, स्मॉल ब्लीडिंग होते हैं, जिसे बोलते हैं इंप्लांटेशन ब्लीडिंग। नॉन मिजरेबल होती है ये इंप्लांटेशन ब्लीडिंग। और ये इंप्लांटेशन ब्लीडिंग लो साहब फिर से आ गए अपन लेकर के आती है एमसीक्यू। एमसीक्यू का नाम है हर्टमान साइन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रीवियस एम्स के एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया गया था। हर्टमान साइन, व्हाट इज हर्टमान साइन? इट इज ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंप्लांटेशन या इंप्लांटेशन ब्लीडिंग। हर्टमान साइन क्या है? ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंप्लांटेशन। ब्लीडिंग क्यों हो रही है? डैमेज हो रहा है। कौन डैमेज हो रहा है? सुपरफिशियल लेयर। किसकी सुपरफिशियल लेयर? यूट्रस की एंडोमेट्रियम की सुपरफिशियल लेयर। डैमेज क्यों हो रही है? क्योंकि हमें अंदर तक जाना है। अंदर तक क्यों जाना है? क्योंकि फिक्स होना है अगले 9 महीने 280 दिन 40 वीक के लिए। तो ये नेचर। लास्ट वन, एक बहुत मेजर चीज, थोड़ा बोल्ड करके लिखूंगा, आपसे पूछता है वो इंप्लांटेशन की साइट। एम्स भोपाल के अंदर रिपीटेटिवली वो 2 बार जब एग्जाम हुआ, एक बार एग्जाम 2017 में हुआ, फिर एग्जाम 2019 में हुआ, जिसकी पोस्टिंग अभी तक भी बांटी जा रही है। दोनों के अंदर साइट को लेके बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। सवाल क्या था तो देखते हैं। साइट क्या होती है? तो साइट को मैं डायग्रामेटिकली ड्रॉ करता हूं। दिस वन यूट्रस। यूट्रस में ये नीचे वाला सेगमेंट लोअर सेगमेंट और ये ऊपर वाला सेगमेंट अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट में जो अवेलेबल स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं सर्विक्स। अपर सेगमेंट का नाम अपन लिख करके दे देते हैं, जो अवेलेबल है नाम देते हैं फंडस। और बीच वाला एरिया पूरा बॉडी है। एक बात नंबर 2, यूट्रस के पार्ट को देखने के बाद आते हैं फैलोपियन ट्यूब के नेचर में। ये रही अपने पास फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर बोल देते हैं ये जाएगा। अब मैं बता रहा हूं इंप्लांटेशन कहां पे हो रहा है, तो गौर करते हैं। इंप्लांटेशन में ये स्ट्रक्चर निकल के यहां इंप्लांट हो रही है। ये एग्जांपल दिया मैंने। वो मॉरूला यूटेराइन कैविटी में आके बन गया ब्लास्टूला और यहां इंप्लांट हुआ। अब इस साइट को क्या बोलते हैं? 2 तरीके हैं बताने के। पहला तरीका, यूट्रस के अपर पार्ट में या लोअर पार्ट में इंप्लांटेशन कहां होता है? यूट्रस के अपर पार्ट में या लोअर पार्ट में? तो साफ दिखाई दे रहा है अपर पार्ट ऑफ यूटेराइन बॉडी। इसे कह सकते हैं लोअर पार्ट ऑफ यूटेराइन बॉडी, यहां बोलेंगे अपर पार्ट ऑफ यूटेराइन बॉडी। तो एक आंसर ये रहा कि इंप्लांटेशन कहां होता है, तो लिखेंगे अपर पार्ट ऑफ बॉडी। अब बात नंबर 2, सवाल इतनी बारीकी से पूछा गया। बारीकी से इसलिए लिया गया क्योंकि एम्स से 75,000 देके जाएगा। बारीकी ये पूछी, एट द फंडस, नियर द फंडस। एट द फंडस या नियर द फंडस। तो डायग्राम में देख लो, हम फंडस के अंदर ही घुस गए या फंडस के पास में हैं। यदि हम अंदर घुस जाते तो यहां पर होते एट द फंडस, पर हमारी लोकेशन ये है फंडस के पास में, तो जवाब देना है नियर द फंडस। तो अपर पार्ट के अलावा यहां पे नाम दे दिया अपन ने नियर द फंडस। और ये कोई छोटी बात नहीं, ये बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि मैं बता रहा हूं प्रीवियस 2 बार रिपीटेटिवली 17 और 19 के अंदर एक ही परीक्षा भोपाल में 2 बार ये सवाल पूछा गया है। साइट, पहली बात ये अपर पार्ट या लोअर पार्ट, जवाब देंगे अपर पार्ट।
दूसरी चीज, फंडस के अंदर या फंडस के पास, तो जवाब देंगे फंडस के पास। और एक रिलेशन भी है, पेल्विस पढ़ने के बाद आपको आ जाएगा, ये वाला पोर्शन हमेशा पोस्टीरियर होता है और ये वाला पोर्शन एंटीरियर होता है। जितना नीचे उतना एंटीरियर, जितना ऊपर उतना पोस्टीरियर, ये रिलेशन होता है। तो हम ऊपर के पास है या नीचे के पास? ऊपर के पास। और यदि हम हैं ऊपर के पास तो अपने पास ये सेगमेंट कौन सा कहलाता है? पोस्टीरियर। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द बोर्ड रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ इम्प्लांटेशन। आप इसे बड़े गौर से देख लीजिए। इम्प्लांटेशन के बारे में सारी सूचनाएं हैं, जितने भी सवाल बनते हैं बोर्ड पर लिखे हुए, एक एक करके उनको देख लें। जो बोल्ड हैं, रेड मार्क हैं, वो सारे के सारे अपने पास एमसीक्यू हैं। इम्प्लांटेशन 1 by 1। पहला स्टेटमेंट, इम्प्लांटेशन का मतलब निडेशन। निडेशन का मतलब रहने को घर बनाना, जगह बनाना, फिक्स हो जाना, अगले बहुत लंबे समय के लिए लगातार न्यूट्रिशन प्राप्त करते रहना। क्या है ये? जर्नी, ये यात्रा है जो हमें यूट्राइन कैविटी से यूट्रस की दीवार तक लेके जानी है। क्यों लेके जानी है? क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। जर्नी शुरू कौन करेगा? ब्लास्टुला करेगा। कौन से दिन करेगा? छठे दिन करेगा। पूरी कब हो जाएगी? 11वें दिन। कितना समय लगा भैया? 6 दिन लगे हमें। ठीक है, टच करोगे कि अंदर जाओगे? अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे मतलब इंटरस्टिशियल, तोड़ फोड़ करी, खून बहाया, नाम कौन सा? हार्टमान साइन। एग्जैक्ट ठिकाना बताओ, यूट्रस का अपर पार्ट या लोअर पार्ट? अपर पार्ट। फंडस के अंदर या पास? फंडस के पास। वो हिस्सा ऊपर वाला है तो पोस्टीरियर कहलाएगा। ये सारा अपने पास अवेलेबल है। अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इम्प्लांटेशन, एक साइंटिस्ट ने थ्योरी भी दे रखी है अपनी, सवाल नहीं बनता इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरी में वो एक स्टेटमेंट बोलता है कि इम्प्लांटेशन 4 स्टेप में पूरा होता है। और उसकी जो थ्योरी है, नाम लिख देता हूं, पूछा नहीं गया है कभी तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। थ्योरी का नाम है API, AAPI। पहले ए का मतलब है अट्रैक्शन, दूसरे ए का मतलब है अडहेशन, तीसरे का मतलब है पेनिट्रेशन और लास्ट का मतलब है इन्वेजन। ध्यान से सुने, ये खाना, ये ब्लास्टुला। खाना डेसिडुआ, ब्लास्टुला। खाने के पास बच्चे का अट्रैक्ट होना, अट्रैक्शन, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आकर के चिपक जाना, अडहेशन। हमने कहा चिपकेगा नहीं, अंदर जाएगा, पेनिट्रेशन। और घुस के फिक्स हो गया, इन्वेजन। पास में आना, अट्रैक्शन, चिपक जाना, अडहेशन, अंदर जाना, पेनिट्रेशन, फिक्स हो जाना, इन्वेजन। ये API साइंटिस्ट की थ्योरी है इम्प्लांटेशन के रिगार्डिंग। डेवलपमेंटल डेज को फिनिश करते हैं अपन एक लास्ट वन हेडिंग को लेकर के, जिस हेडिंग का नाम अपने पास है डेसिडुआ। ये लीजिए डेसिडुआ, जो अपन पढ़ भी रहे हैं कि सारा न्यूट्रिशन डेसिडुआ के अंदर, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ बोल देते हैं। तो यहां से देखें, डेसिडुआ से 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकल के आते हैं। एक एमसीक्यू बड़ा सिंपल है, नाम से बता देगा। दूसरा डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया जाएगा कि डेसिडुआ किसे कहते हैं। तो जनरल मीनिंग बताऊं मैं आपको, डेसिडुआ शब्द का जनरल मीनिंग है टेम्परेरी। जी हां, टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए। नर्सिंग वाले टेम्परेरी शब्द से अच्छे से परिचित होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी नौकरियां जानते हैं जिन्हें बोलते हैं संविदा भर्ती। संविदा भर्ती जो कैसी होती है? टेम्परेरी। तो जीवन में कोई भी समय यदि ऐसा हो जो टेम्परेरी हो, वो कहलाता है डेसिडुआ। बचपन में बच्चे के दूध के दांत भी क्या कहलाते थे? डेसिडुआ। तो डेसिडुआ वर्ड का मीनिंग टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए होने वाला परिवर्तन। यहां कैसे लागू करेंगे? यहां लागू ऐसे करेंगे कि हमारे पास एक एंडोमेट्रियम होती है। यदि फीमेल नॉर्मल होती है, नॉर्मल मतलब जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसके यूट्रस की इनरमोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम में मायोमेट्रियम के द्वारा ब्लड के कंटेंट पहुंचाए जाते हैं।
क्योंकि एंडोमेट्रियम में खुद में ब्लड वेसल नहीं होती है। एंडोमेट्रियम एपिथेलियम सैनिटेशन में पढ़ेंगे आप लोग, खुद में ब्लड वेसल नहीं है, हां पर उसमें ब्लड के कंटेंट हैं, पहुंचाए किसने? मायोमेट्रियम ने। तो नॉर्मली इस एंडोमेट्रियम में लगभग एवरेज 50 ml कंटेंट होते हैं जब वो नॉर्मल है। पर यदि अपन ऐसा कहें, एक दिन ऐसा आया कि वहां पे शब्द यूज लिया गया कि कंडीशन है भैया प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी है तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी वाला हार्मोन भी वहां पे अवेलेबल होता है। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। मैसेज आया फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जाना जाता है सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए, सर्कुलेशन अमाउंट इंप्रूवमेंट के लिए। या तो अमाउंट बढ़ा देगा या ब्लड वेसल के नंबर बढ़ा देगा। तो 90 महीने के अंत तक, नाम देता हूं मैं आपको, यहां पे हम उसे बोलने लग गए डेसिडुआ, और वो इसीलिए बोलने लग गए क्योंकि 90 महीने के अंत तक इसमें मिलने वाला ब्लड 550 ml से लगभग 750 ml तक भी देखा जाता है। तो बोर्ड पे ये जो समीकरण बना हुआ है, इस समीकरण का, इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग बड़े ध्यान से सुनिए कि क्या है डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम ही डेसिडुआ है। एरो मैं दोनों तरफ बना देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। ये एरो दोनों तरफ है। एंडोमेट्रियम ही डेसिडुआ है, डेसिडुआ ही एंडोमेट्रियम है। फर्क किस चीज का है? 50 ml वाली एंडोमेट्रियम, 750 ml वाली डेसिडुआ। मतलब कम अमाउंट वाली एंडोमेट्रियम, ज्यादा अमाउंट वाली डेसिडुआ। और ये करने के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रेगनेंसी। जिम्मेदार कौन है? प्रोजेस्टेरॉन। मान के चलिए प्रेगनेंसी हटा दो, प्रोजेस्टेरॉन हटा दो, तो कंडीशन क्या आ जाएगी? एंडोमेट्रियम 50 ml वाली। अब अपन प्रेगनेंसी लगा दें, प्रोजेस्टेरॉन लगा दें, कंडीशन कौन सी आ जाएगी? डेसिडुआ। तो 9 महीने के लिए फीमेल प्रेग्नेंट है, 9 महीने के लिए प्रोजेस्टेरॉन है, 9 महीने के लिए सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है, तो 9 महीने के लिए एंडोमेट्रियम को क्या कह दें? डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम ही डेसिडुआ है, डेसिडुआ ही एंडोमेट्रियम है। वो फीमेल जब नॉर्मल होगी तो उसके यूट्रस की लेयर एंडोमेट्रियम कहलाएगी। वो फीमेल जब प्रेग्नेंट होगी तो 9 महीने के लिए वही लेयर डेसिडुआ कहलाएगी। दोनों में अंतर है सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन से बहुत भरी हुई कंडीशन डेसिडुआ है और नॉर्मल कंडीशन एंडोमेट्रियम है। ये वही चीज है जिसको बचपन में बोलते थे कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। दोनों में अंतर किसका? पावर का। कम पावर वाला गंगाधर बाल गंगाधर तिलक और ज्यादा पावर वाला शक्तिमान। तो यहां पे गंगाधर कौन है? एंडोमेट्रियम। और शक्तिमान कौन है? डेसिडुआ। प्रेग्नेंट फीमेल की एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलते हैं। जिम्मेदार नागरिक दोनों बीच में, प्रेगनेंसी और प्रोजेस्टेरॉन। अब यहां पर एमसीक्यू बनता है कि पहले एंडोमेट्रियम थी, प्रेगनेंसी के बाद डेसिडुआ बनी, तो वहां पे कितनी परतें होती हैं, क्या चेंज होता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, देखिएगा उसको आप लोग। ये देखें सामने बोर्ड पे डायग्राम अवेलेबल है, बीच में लाइन मार रखी है। वैसे लाइन मारना अच्छी बात नहीं होती है, लाइन खींच रखी है। ये कंडीशन यहां पे मैंने लिखा है नाम ई। इस ई का मतलब है ये एंडोमेट्रियम है। फटाफट से घोड़े की रफ्तार से दौड़ते हुए जवाब दो कि एंडोमेट्रियम में मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है? अभी प्रेग्नेंट नहीं है। बोर्ड के उस तरफ यहां मैंने मेंशन कर रखा है, नाम क्या है? डेसिडुआ। आते हैं यूट्रस की लेयर पे। यूट्रस में कितनी परतें होती है? 3 परतें। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यूट्रस में 3 परतें, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। कौन सी परत से मतलब है हमें? एंडोमेट्रियम से। बनानी पूरी पड़ेगी। डायग्राम में गौर करें, सबसे लास्ट वाली को नाम दे रखा है पी, पी फॉर पेरीमेट्रियम। बाद वाली को नाम दिया एम, एम फॉर मायोमेट्रियम। उसके बाद जो 3 नाम है, कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी और बेसिलिस, इसके नाम है एंडोमेट्रियम। नॉर्मल फीमेल की एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको बता दी 2 लेयर होती हैं, फंक्शनल और बेसल।
फंक्शनल और बेसल, बिल्कुल यहां पर इन दोनों को आप एक साथ फंक्शनल भी कह सकते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि साइकिल में 2 बताई थी, ये जादूगरनी 3 कैसे लेके आ गई। हम ऊपर की दोनों कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी को फंक्शनल में बोलते हैं। पूरा पढ़ते रहिए, सवाल एमसीक्यू 1 निकल के आ गया यहां से। प्रेग्नेंट होने से पहले यूट्रस के अंदर अपने पास ये पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, ये जो मन लहरा रखा है वो ब्लड वेसल्स है, पता होना चाहिए। मायोमेट्रियम में क्या होती है? ब्लड वेसल। अब एंडोमेट्रियम में 2 परतें, फंक्शनल, बेसल। फंक्शनल में कितनी? 2, तो कुल मिला के एंडोमेट्रियम में 3 परतें। ये कॉम्पैक्ट, स्पंजी, बेसलेस। सबसे अंदर वाली बेसल, बीच वाली स्पंजी, बाहर वाली कॉम्पैक्ट, और ये कौन है? ब्लास्टूला। ये ब्लास्टूला है जो यूट्रस की तरफ आ रहा है, नॉर्मल यूट्रस की तरफ आ रहा है ब्लास्टूला। तो जब एक ब्लास्टूला यूट्रस की तरफ आता है तो क्लियर हो चुका है प्रेग्नेंट कंडीशन है, और प्रेग्नेंट कंडीशन है तो तुरंत ये डायग्राम इसमें चेंज हो जाता। हो गया चेंज, नाम दिया डेसिडुआ। बड़े गौर से कंपेयर करना, ये जो ब्लास्टूला बाहर घूम रहा था, आवारा, नालायक, कैविटी में घूम रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, प्रेगनेंसी में देखिए कितना पास आ गया है खाने के। खाना है इसके अंदर। ये लहराता हुआ सांप कौन है? ब्लड वेसल्स, जो किसके अंदर है? मायोमेट्रियम में। और क्या देने वाली है? न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट पाने के लिए जैसा मैंने बताया इम्प्लांटेशन में भी कि टच नहीं करना, अंदर तक धंसना था, तो 2 परतों को पार करके अंदर धस गया है ये लालू, खाने के लिए बहुत सारे आलू कचालू, और ये कंडीशन कहलाती है इम्प्लांटेशन हो गया है। तो देखिए जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया तो बच्चा कौन सी लेयर के संपर्क में है? ये अंदर वाली। प्रेग्नेंट होने के बाद सबको बोलते हैं डेसिडुआ, तो इसका नाम डेसिडुआ बेसिलिस, इसका नाम डेसिडुआ कैप्सुलरिस, लास्ट वाली का नाम डेसिडुआ पैराइटेलिस। नाम चेंज हो गया, पहले नाम अलग थे, पहले की जिंदगी अलग थी, पहले हम प्रेग्नेंट नहीं थे, पर अब प्रेग्नेंट है, सारे नाम बदल चुके हैं, जिंदगी चेंज हो चुकी है, तो यहां भी नाम बदल चुके हैं। बच्चा जिसके संपर्क में है डेसिडुआ बेसिलिस। बच्चे को जस्ट बाहर कवर करने वाली लेयर हमेशा क्या होती है? कैप्सुलरिस, कवर करने वाली कैप्सुलरिस। और लास्ट के अंदर सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी हो गई? पैराइटेलिस। तो वही एंडोमेट्रियम की 3 परतें जो पुराने 3 नाम थे, क्योंकि एंडोमेट्रियम को पूरा डेसिडुआ बोल दिया तो डेसिडुआ के 3 नाम आ गए। पहले नाम क्या थे? बेसल, स्पंजी, कॉम्पैक्ट। अब नाम क्या है? बेसल, कैप्सुलरिस, पैराइटेलिस। इस पूरे डायग्राम के अंदर एक एमसीक्यू आपसे सुपर स्ट्रांग बनता है एग्जामिनर का, वो मैं आपसे पूछ लेता हूं। वो ये इम्प्लांटेशन वाला कर्मकांड पूरा होने के बाद बच्चा कहां पाया जाता है, या इम्प्लांटेशन कौन सी परत पे पूरा होता है? सामने बोर्ड पे हमें प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद वाली सभी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, पर सवाल है इम्प्लांटेशन कौन सी परत पे पूरा होता है? तो कौन सी परत पे पूरा होता है? तो जवाब देंगे इम्प्लांटेशन की बात चल रही है तो ये डायग्राम भूल जाओ, इस डायग्राम पे आ जाओ। और पूरा होता है तो बच्चा कौन सी लेयर के संपर्क में है? लेयर के संपर्क में डेसिडुआ बेसिलिस। तो पूछे गए सवाल का जवाब है डेसिडुआ बेसिलिस। तो डेसिडुआ से मैं आपको लेके आता हूं 2 सवाल। सवाल नंबर 1, डेसिडुआ बोलते किसे हैं? तो जवाब देना है एंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ बोलते हैं जब क्या हो जाए? प्रेगनेंसी। इसलिए स्टेटमेंट आता है कि प्रेग्नेंट फीमेल की एंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं अपन? डेसिडुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डेसिडुआ की परत पे, या नाम स्पेसिफाई भी नहीं करे, सिंपल पूछे इम्प्लांटेशन कौन सी परत पे पूरा हो जाता है? नाम देंगे डेसिडुआ बेसिलिस। और डेसिडुआ तक का सफर करते ही जायगोट डेवलपमेंट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट होते हैं। जायगोट डेवलपमेंट में पहले 5 दिन इंपॉर्टेंट,
1 4 5 8 12, साथ में 2 प्रोसीजर, इम्प्लांटेशन और डेसिडुआ, इन सबके समावेश के साथ स्टार्टिंग का पूरा ऐसा मटेरियल कलेक्ट हो जाता है जिससे फ्यूचर के 9 मंथ की प्रेगनेंसी रन करती है। अब एक बार अपन देखते हैं यदि वो अवेलेबल है वो क्वेश्चन। चलिए फटाफट से सारे एमसीक्यूज जो इन तीनों जायगो डेवलपमेंट पार्ट के पहले से पूछे गए थे रिवाइज करते हैं फटाफट से। फर्स्ट वन क्वेश्चन है गेस्टेशनल एज के लिए क्या सही है। तो गेस्टेशनल एज के लिए सर आपको बता दिया गया ये एज वो है जो साइकिल के 14 दिनों को काउंट करती है। उस बेस पे आंसर देंगे आप तो जवाब है नंबर बी, इट कैलकुलेट मेंस्ट्रुअल डेज। ये सारे वही एमसीक्यूज हैं जो आपको स्टार्टिंग में बताए गए थे कि जायगो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आते हैं अपन, एम्ब्रियोनिक डिस्क इज फॉर्म रीअरेंजमेंट ऑफ, बात कर रहा है वो एम्ब्रियोनिक डिस्क की, कुल मिला के बात कर रहा है एम्ब्रोब्लास्ट की। आपने पढ़े हैं 2 नाम, ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रोब्लास्ट। ये पूछ रहा है एम्ब्रोब्लास्ट के बारे में, तो एम्ब्रोब्लास्ट अपने पास किसका कंडेंसेशन था, इनर सेल मास का। तो अपने पास यहां आंसर देख लीजिए, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनर सेल मास। सवाल होता ट्रोफोब्लास्ट का तो जवाब होता आउटर सेल मास। नेक्स्ट वन, पीरियड ऑफ ओवम, आपको बता दिया गया फर्टिलाइजेशन से लेके अगले 2 वीक, साइकिल के 14वें दिन से लेकर के 28वें वीक, पूरा समय कितना, 2 वीक का। आंसर देखिए, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 2 वीक। कंसेप्शन को क्या कहा था, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वन, फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट, बड़ा सिंपल, अपन ने तो जायगोट को पूरा बच्चे तक पढ़ लिया। जायगोट का फर्स्ट डिवीजन होता है तो क्या बनता है, 2 सेल। आंसर ब्लास्टोमियर। नेक्स्ट वन, एचसीजी हार्मोन कौन सी लेयर से निकलता है, सबसे धुआंधार हार्मोन एचसीजी, कौन सी परत, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। दिन कौन सा, 8वां दिन। अपने पास लेयर का है ऑप्शन नंबर डी, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट वन, कैविटी ऑन एक्टोडर्मल साइड, अभी 12वें दिन देखा आपने, 2 कैविटी बनती है, एक एक्टोडर्म वाली एक एंडोडर्म वाली। तो एक्टो वाली कैविटी कौन सी थी, एमनियोटिक कैविटी। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, मेसोडर्म, डेवलपमेंट के आधार पे 8वें दिन एक्टो एंडो एक साथ, 12 दिन के बाद लास्ट में मेसोडर्म आती है। तो मेसोडर्म कब बनी, लास्ट में, लास्ट मतलब 3rd में। आंसर सी, 3rd। फर्स्ट आंसर एंडोडर्म, सेकंड आंसर एक्टोडर्म, थर्ड आंसर मेसोडर्म, डेवलपमेंट के आधार पे। नेक्स्ट वन, इंप्लांटेशन कौन शुरू करता है, अभी पे देखा अपन ने, लास्ट में ही पढ़ा है। इंप्लांटेशन शुरू करने वाला कौन था, ब्लास्टुला, या उसी का नाम ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन सी, ब्लास्टुला। नेक्स्ट वन, कौन सी परत पे जाके इंप्लांटेशन पूरा होता है। डेसिडुआ के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को पढ़ाने का एक ही मोटो था कि कहां जाके पूरा हुआ था, वो डेसिडुआ बेसिलिस पे। आंसर बी, बेसिलिस लेयर। लास्ट, इंप्लांटेशन के लिए क्या सही है, गौर से देखें, यह पहले दिन शुरू होता है, नहीं, 6ठे दिन हुआ था। एम्पुला में होता है, नहीं, यूट्रस में हुआ था। टोटल 10 दिन लगे, नहीं, 6 दिन लगे थे। इंटरस्टिशियल बिल्कुल टच नहीं करता, अंदर तक जाता है। तो ये वो सारे एमसीक्यू जो सारे डेवलपमेंट से पहले आपको पूछे गए, तो उसके बाद 3 लेक्चर में डेवलपमेंट पढ़ाया गया। ये पूरा एक बेस तैयार मिला है जिसके बेस पे अपन आगे की प्रेगनेंसी पढ़ पाएंगे। फिलहाल जो और पार्ट्स रिमेनिंग है नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, उनका मेजर डिस्कशन शुरू होगा। अलग से सेपरेटली पढ़ा जाएगा प्लासेंटा, अलग से पढ़ा जाएगा अम्बिलिकल कोड और एमनियोटिक फ्लूइड। फिलहाल इन 3 लेक्चर में जायगोट डेवलपमेंट को आपको एक्सप्लेन किया गया, एमसीक्यूज देखे गए। बने रहिए और आगे की विशेष जानकारियों के लिए। और आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।